नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। आज बात करेंगे मनोविज्ञान को लेकर, शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर, और शुरुआत की हमारी क्लास होगी। पहली क्लास में ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे हम कि हमको पहले शुरुआत में क्या पढ़ना होता है मनोविज्ञान के अंदर और कैसे पढ़ना है जो। ठीक है, तो कुछ टॉपिक, एक चार्ट हम बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि शुरुआत में मनोविज्ञान में कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से हम शुरुआत से ही चीज़ों को सरल बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। काफ़ी इजी तरीके से आगे बढ़ेंगे, आपको कोई भी मुश्किलात नहीं होगी इसमें। अब समझना कि ये हम शुरुआत कैसे करेंगे और इस तरह की शुरुआत हमको क्यों करनी चाहिए। तो हेडिंग डाल देते हैं हम, और हेडिंग क्या डाल देते हैं, पहले तो हम समझते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या होती है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, चाहे किसी की भी विषय का टॉपिक पढ़ो, और जब शुरुआत आप टॉपिक की करो तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हो और आपके लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और पिछली बार किन एग्जामों में उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, या उसी टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं क्या। क्योंकि एक ही टॉपिक का मतलब होता है कि जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी उपयोगिता और प्रकृति जो भी है उसमें शामिल होता है। ये पूरा एक अपना टॉपिक हो गया, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर भी काफ़ी सारी भरमार पड़ी हुई है, अलग अलग ABCD इस तरह के टॉपिक की। ठीक है, उसके अंदर आने वाले शामिल किए गए, डेफिनेशन हो गई, उसमें अर्थ हो गया, उसमें मनोवैज्ञानिक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, वो लोग हो गए जो मनोविज्ञान को मनोविज्ञान मानना चाहते थे, वो लोग हो गए जो इसका समर्थन ही नहीं कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, कौन सी डेफिनेशन पूछी जा रही है, तो उसका एक खाका तैयार करना है। और उसका खाका तैयार करने के लिए ही ब्लूप्रिंट हमने बनाई है, जो कि आपको काफ़ी इजी तरीके से चीज़ें समझ में आने लगेगी और आप इसको समझ जाओगे। तो कॉपी के ऊपर सबसे पहला पेज, आपको कॉपी से शुरुआत करनी है मनोविज्ञान की, और मनोविज्ञान की शुरुआत में आपको कॉपी का पहला पेज आप इंडेक्स बना सकते हो, और उस इंडेक्स में इंडेक्स की तरह इंडेक्स नहीं बनाना है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे इस तरह आपका कॉपी का पेज है, 4x4 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट लिखना है और उसके बाद टॉपिक लिखना है। ठीक है, जो टॉपिक है, और हमारा जो टॉपिक होगा हम थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे ताकि आपको नज़र अच्छे से आए। तो हम जो आज की बात करेंगे वो है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, की शुरुआत। मनोविज्ञान की शुरुआत, ठीक है। ब्लूप्रिंट है, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हम कर रहे हैं। उसके बाद इसको आप अंडरलाइन में बंद कर देना, और ये ब्लूप्रिंट आपका हो जाएगा, इसको बंद कर देना। ये हो गया। अब इसी के टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे। तो इसी शिक्षा मनोविज्ञान को हम 3 भागों में बांट देते हैं, जो हमको मेन टॉपिक पढ़ने हैं। समझना है, यहाँ पे इसी मनोविज्ञान को एक ही पेज पे आपको लिखना है, आपके आ जाएगा। यहाँ पे जगह थोड़ी छोटे लिखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत होती है, फिर हम 1, 2 और 3 इसको 3 भागों में बांटते हैं। अब कौन से भाग हैं, उसके अंदर क्या शामिल है, उनको समझते हैं। तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा छोटा सा ब्लूप्रिंट। अब इसके अंदर हम टॉपिक बताते हैं और चलते हैं। देखो, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे आप चीज़ों समझ जाओगे, आसान हो जाएगा। अभी जो बुक है, जितनी भी बुकें लिखी गई है मनोविज्ञान को लेकर, काफ़ी इजी लिखी गई है, काफ़ी हार्ड लिखी गई है। हमने इजी कर दिया है सबको। हार्ड है कोई बुक तो भी आपको समझ में आएगी, इजी है तो वो वैसे भी समझ में आएगी। ठीक है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब देखना यहाँ पे 3 भागों में हमने जैसे ही इसको बांटा, तो पहला, शुरुआत कहाँ से होती है, किसी भी विषय की शुरुआत कहाँ से होती है। कोई भी विषय हम पढ़ रहे हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से की जा सके, उसके पूरे बैकग्राउंड को समझना, उसकी उत्पत्ति को हमको समझना। ठीक है, कि उत्पत्ति कहाँ से, तो हम लिख सकते हैं कि उत्पत्ति और इतिहास। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति और उसका इतिहास जानना काफ़ी ज़रूरी है, तभी हम आगे मनोविज्ञान को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखना, शुरुआत में मनोविज्ञान और शिक्षा अलग अलग थी।
शिक्षा, प्राचीन शिक्षा की अगर आप बात करोगे तो प्राचीन शिक्षा के अंदर एक टीचर होता था, बच्चे को कुछ काम दिया और कह देती है कि रट ले इसको, बस उसके अलावा कोई नहीं। तो वो शिक्षा जो थी वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। आगे चलकर रूसो ने इस बात को, इस इतिहास को पलट के रख दिया। रूसो ने कहा कि जब तक बालक पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, तब तक शिक्षक को उसको समझते रहना चाहिए। और वहीं से ये विचार क्रांतिकारी रूप ले लेता है और उस विचार के द्वारा उसी दिन से शिक्षा का बदल जाता है और ये बाल केंद्रित शिक्षा हो जाती है। ठीक है, ये छोटी डेफिनेशन मैंने बताया, लेकिन ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, इसको काफ़ी अच्छे से समझना होगा। लेकिन हम अभी उत्पत्ति और इतिहास देख रहे हैं। तो प्राचीन शिक्षा क्या थी, क्या मनोविज्ञान से जुड़ी हुई थी, क्या उनके बीच में कोई संबंध था, और बाद में मनोविज्ञान एक शिक्षा के रूप में हमारे सामने कैसे आता है, ये चीज़ें हैं। तो उत्पत्ति और इतिहास, इसको समझने के बाद आगे चलते हैं। और उत्पत्ति में ये, ठीक है, उत्पत्ति और इतिहास। फिर अर्थ और परिभाषा, फिर आएंगे हम अर्थ और परिभाषा पर। अर्थ और परिभाषा, अर्थ और परिभाषा। तो पहला पॉइंट हमारा होगा उत्पत्ति और इतिहास, दूसरा होगा अर्थ और परिभाषा। अब अर्थ और परिभाषा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, एजुकेशन और साइकोलॉजी, ये कैसे आपस में जुड़ जाते हैं? अर्थ क्या होता है, किन दो शब्दों से बनकर साइकोलॉजी बनी है? साइकोलॉजी पहले साइकोलॉजी थी या नहीं थी? मनोविज्ञान पहले मनोविज्ञान था या नहीं था? किस विषय के साथ जुड़ा था? किसने इसको अलग किया? क्यों अलग किया? जरूरत क्यों पड़ी? ये सारी चीज़ें है जो हम देखेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा है, वो है इसका क्षेत्र क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र और उपयोगिता। इसका क्षेत्र क्या है, ध्यान रखना थोड़ी सुंदर राइटिंग में और अच्छे से इनको बनाना। उत्पत्ति और इतिहास, अर्थ और इसकी परिभाषा, क्षेत्र और उपयोगिता। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। तो इनको लिख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान ब्लूप्रिंट है हमारा पहला टॉपिक, पहले ही टॉपिक का इंडेक्स बनेगा। और जैसे ही ये छोड़ोगे तो आपको एक बॉक्स इधर साइड में छोड़ना, छोटी सी, जिसमें आप डेट डाल सको, पेज नंबर डाल सको कि आप किस पेज पे लिख रहे हो, क्योंकि मनोविज्ञान को सटीकता के साथ हमको पढ़ना है। तो ये तीनों लिखो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले। अब मिटा रहे हैं इसको और अब जो हमारा मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। पहला हमने क्या लिखा? पहला हमने क्या लिखा? उत्पत्ति, उत्पत्ति और इतिहास। हमने क्या लिखा? पहला उत्पत्ति और इतिहास। अब इसके अंदर हमको किन किन टॉपिक को पढ़ना है वो समझना। जब आप कोई किताब उठाओगे तो इसी के अंदर, इसी के साथ टॉपिकों को भरमार जोड़ दी जाती है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है इनके अंदर, वो उनको हमको पढ़ना है। पहला इसके अंदर शामिल करते हैं मनोविज्ञान का उद्भव व जो क्रमिक विकास है उसको लेकर। ठीक है, तो मनोविज्ञान का उद्भव, मनोविज्ञान का उद्भव और क्रमिक विकास। क्रमिक विकास हुआ है मनोविज्ञान का। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, यही पूछ लिया जाएगा कि मनोविज्ञान का क्रमिक विकास से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति डेफिनेशन दे रहा है मनोविज्ञान के क्रम को लेकर, वो डेफिनेशन मनोविज्ञान में जितने बदलाव वो उनको बता देगा। जैसे कि वुडवर्थ है, वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है या ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले आत्माओं को अपने मतलब कि अध्ययन कर रहा था, फिर मन का अध्ययन कर रहा था, फिर चेतना का अध्ययन कर रहा था, और आज वो वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। मतलब एक ही विषय अलग अलग अध्ययनों में जाता चला जाता है। तो क्रमिक विकास का यही तात्पर्य बैठता है कि मनोविज्ञान के अंदर एक शिक्षा को समझना कि मनोविज्ञान में शिक्षा में क्रमिक विकास अलग है। खुद मनोविज्ञान का
क्रमिक विकास अलग है, ये दोनों चीज़ें अलग है, तो इनको दोनों को हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे समझते हैं आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार तक का सफर। ठीक है, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार तक का सफर। इससे समझ में आया या नहीं आया? मनोविज्ञान का अक्रमिक विकास कैसे हो रहा है? पहले कुछ लोगों ने कहा कि ये तो आत्मा का है, मतलब अरस्तु ने ही शुरुआत में विज्ञान बनाने की कोशिश की, तो अरस्तु को ही माना जाएगा। ठीक है, शुरुआती दौर में उसका ही विचार था, मतलब उनका ही विचार था। अब देखना यहाँ पे, अरस्तु महान था, सब लोग मान रहे थे, सोचा कि मैं बोलूंगा जो सही है, लेकिन अरस्तु को, इतने महान व्यक्ति को गलत साबित करना भी बहुत बड़ी चुनौती थी वैज्ञानिकों के लिए। तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल बाद अरस्तु की इस डेफिनेशन, मतलब इस परिभाषा पे सवाल उठा दिए गए कि आत्मा क्या है? आत्मा को देखा जा सकता है? आत्मा को छुआ जा सकता है? क्या आत्मा का लैब में टेस्ट किया जा सकता है? सवाल का जवाब मिले ही नहीं, दिए ही नहीं जा सके, आत्मा को छुआ ही नहीं गया, आज दिन तक नहीं छुआ गया है। तो वहाँ पे मनोविज्ञान का विज्ञान होना खत्म हो जाता है। इसी तरीके से विकास होते रहे और हर डेफिनेशन फेल होती चली गई। कुछ सालों, 50 साल, 60 साल, 100 साल, यहाँ तक कि 200 साल तक भी मनोविज्ञान उस स्तर पे रहा, लेकिन आगे चलकर कुछ वैज्ञानिकों ने सवाल खड़े किए, आलोचना की और वहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया गया। फिर नए वैज्ञानिक आए, नए लोगों ने फिर मनोविज्ञान बनाने की कोशिश की, मन को विज्ञान का रूप देने की कोशिश की, और एंड में जाके व्यवहार का अध्ययन हमने किया। और व्यवहार का अध्ययन हमने इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ पे हंसना, रोना हमको दिख रहा है। ध्यान से सोचो इस बात को। आत्मा नहीं दिखती है, ना मन हम समझ दिखता है हमको, ना चेतना हमको दिखती है, लेकिन हंसना और रोना दिखता है। तो एंड में जाके व्यवहार का अध्ययन हुआ और उसमें लोगों के हंसी रोना सब दिख रहा है, और आज वर्तमान में यही चल रहा है। हो सकता है कि आगे चलकर इस चीज़ भी बदल जाए, लेकिन मनोविज्ञान इस तरह बदलती चली गई। तो समझना, इसको भी हमको समझना है। फिर आगे चलते हैं, इसके समर्थन कौन थे और प्रमुख संप्रदाय और विचारक हमको पढ़ने हैं। प्रमुख संप्रदाय, ठीक है, प्रमुख संप्रदाय और विचारक, इसके अंदर हमको पढ़ने हैं। तो ये है हमारा पहला टॉपिक का पहला ब्लूप्रिंट। इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़ने हैं, और 100% यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने हर पेपर को देखा, जितने सेकंड ग्रेड में आए, रीट में आए, हमने देखा, और जितनी भी किताबें हैं आप देखना, यहाँ से क्वेश्चन बनाए रखे हैं। डेफिनेशन क्रो एंड क्रो की उठा रखी है, वुडवर्थ की उठा रखी है, रूसो की उठा रखी है, इनमें से उठा रखी है, पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये उतार लीजिए, फिर आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं कि उसमें क्या पढ़ना है। राइटिंग में अच्छी उतारना, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, अगर नहीं उतारा हो तो वीडियो को रोक के उतार लेना, फिर आगे समझते हैं हम। हमारा दूसरा जो टॉपिक हमने क्या लिखा था, कमेंट करके बताना यहाँ पे कि दूसरा क्या था हमारा, कमेंट करना। अर्थ और परिभाषा, जो भी हमने लिखा है वो है अर्थ और परिभाषा। अर्थ और परिभाषा, ठीक है, अर्थ और परिभाषा यही लिखा था। तो अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, ठीक है। तो इंग्लिश में जब हम मीनिंग लिखते हैं तो उनका कोई शब्द आ जाता है कठिन, तो फिर उसको अर्थ मीनिंग में लिखते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़ हो सकती है कि बस हो गई और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बस क्या होती है, तो हम आगे लिख सकते हैं 2 लाइनों में कि जिसके 4 टायर होते हैं और रोड पे चलती है और काफ़ी सारी सवारियां अंदर बैठती है, तो फिर वहाँ उसको बस कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सरल करते हैं चीज़ों को। पहला इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध। शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध। हमने आपको यही तो बताया कि पहले शिक्षा और मनोविज्ञान अलग थी, बाद में इनको अलग कर दिया गया, और फिर इसमें मनोविज्ञान जब बना
तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान पे डाला गया। मनोविज्ञान एक अलग है, शिक्षा मनोविज्ञान अलग है। हमको पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान, लेकिन उससे पहले मनोविज्ञान को समझना है, जिसकी बात हमने इतिहास और उत्पत्ति को लेकर की है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिसने दी है उनको लेकर, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, क्वेश्चन 100% पूछा जाता है परिभाषाओं को लेकर, और काफ़ी इजी परिभाषा डेफिनेशन पूछ ली, काफ़ी आसान है याद करना भी, हम उसको आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे स्किनर और हमने जो बात की थी स्किनर, हाँ, क्रो एंड क्रो और वुडवर्थ लिख सकते हो, वुडवर्थ की भी हम बात करेंगे, वुडवर्थ हो गए। यहाँ पे उन चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये लोग, इन्होंने भी मतलब काफ़ी कुछ मनोविज्ञान को लेकर कहा है, लेकिन शुरुआत है मनोविज्ञान की तो हमको शुरुआती दौर में इनको पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी पुराने मतलब काफ़ी पहले के समय की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को हमको समझना है। शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान की प्रकृति, ठीक है, प्रकृति को हमको समझना है। इसमें भी काफ़ी सारी डेफिनेशन आएगी तो हम उनको समझेंगे। ये तीनों उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना है, चार्ट बनती हुई चली जाएगी आपकी ये, ठीक है, चार्ट होनी चाहिए और एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें आप डेट और पेज नंबर लिख सको, क्योंकि जब आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी तो आप कहाँ पे ढूंढते फिरोगे इन टॉपिकों को। ठीक है, तो इस तरह आगे चलते हैं। अब तीसरा जो हमने लिखा था वो क्या था, कमेंट करना। तीसरा क्या था, क्षेत्र और उपयोगिता। सी जो थी, क्षेत्र और उपयोगिता, क्षेत्र और उपयोगिता को समझना है हमको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, पहला क्षेत्र और उपयोगिता के अंदर अध्ययन का कार्य क्षेत्र समझेंगे, स्कोप जिसको हम कहते हैं अध्ययन का कार्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरा हम समझेंगे इसके अंदर वो है शिक्षक के लिए इसकी व्यवहारिक उपयोगिता। शिक्षक के लिए इसकी व्यवहारिक उपयोगिता। और तीसरा हम समझेंगे जो बाल केंद्रित मतलब छात्र केंद्रित शिक्षा में जो योगदान दिया गया है उसको लेकर, तो कह सकते हैं कि छात्र केंद्रित किन विद्वानों ने दिया है। पहले एक टीचर जो कहता बच्चे रट के आ रहे थे, लेकिन बाद में टीचर को एक कहा गया कि जब तक बच्चा अध्ययन कर रहा है तब तक बच्चे के ऊपर अध्ययन करना जरूरी है। एक थे, उनका नाम याद नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब उन्होंने कहा था, कोई निकल गया है, देखो विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि खाली स्लेट की बात की थी, ठीक है, नहीं बोला, स्किनर थे शायद, या देखो यहाँ पे उस विद्वान का नाम निकल गया, लेकिन हम अगली क्लास में कर देंगे। बच्चे को कहा था कि एक बच्चे को मतलब बिल्कुल ही आप खाली दे दीजिए, मुझको नवजात बच्चा दे दीजिए और छोड़ दीजिए मेरे पास, आप जो बनाना चाहो मैं बना दूंगा, डाकू बनाना चाहो मैं डाकू बना दूंगा, डॉक्टर बनाना चाहो मैं डॉक्टर बना दूंगा, आप जो चाहोगे बना दूंगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा शुरुआत में मतलब किस्मत लेके नहीं आता है कि यही होगा यही बनेगा, वो उसकी मर्जी है जो बन सकता है। ये कहने का तात्पर्य है कि उसका व्यवहार ही तय करेगा कि वो आगे जाके क्या बनेगा। ठीक है, उसके साथ जो हो रहा व्यवहार, जो उसको सिखाया जा रहा है, वो उससे सीखता, अनुभव लेता चला जाता है आगे। तो 90% हमारे दिमाग के अंदर, ये भी कहा गया है 90% हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर 90% हमारी दबी हुई इच्छाएं होती है, और मतलब उसी 90% के अंदर हमारी याददाश्त होती है।
सिर्फ 10% हमारी चेतना होती है। ठीक है, आगे समझेंगे। देखो मनोविज्ञान का पार्ट है, इसको इजी करना जरूरी है। तो ये तीसरा हमारा, इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया। अब इसको थोड़ा और इजी बनाने की हम कोशिश करते हैं और आपके सामने कुछ ऐसी चीजें हम रखते हैं जिससे आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही इजी हो गया, इसमें क्या मुश्किल क्या है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। हम एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने ये बनाया। मनोविज्ञान की शुरुआत लगभग 16वीं शताब्दी, ठीक है। उसके बाद 17वीं शताब्दी, उसके बाद 18वीं नहीं 19वीं शताब्दी, 200 साल का बीच में गैप निकला था। और उसके बाद वर्तमान जो चल रहा है, ये मनोविज्ञान में होता रहा है। ठीक है, अब क्या है ये 16वीं सदी की अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी, तो 16वीं सदी के अंदर मन को जिस तरीके से पढ़ा जा रहा था वो आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ा जा रहा था। किसके रूप में? आत्मा के विज्ञान के रूप में। आत्मा का विज्ञान जिस तरह मन को पढ़ा जा रहा था, ठीक है। देखो मैं जो भी बोलूं याद नहीं रहेगा, लेकिन लिखा हुआ याद रहेगा। तो 16वीं शताब्दी के अंदर आत्मा का विज्ञान, तो यहाँ पे आप लिखना कि मन का अध्ययन आत्मा के विज्ञान के रूप में किया जा रहा था। और इसी डेफिनेशन को खारिज करना पड़ा था, क्योंकि आत्मा तो दिखती ही नहीं है हमको। दिखती है कि आत्मा, और विज्ञान तो जो चीज़ दिखती है उसको मानता है। लैब में ले जाके टेस्ट करना पड़ता है विज्ञान के अंदर। आत्मा का टेस्ट कैसे करोगे विज्ञान के अंदर? अभी कुछ दिन पहले एक मृत्यु हुई थी, तो वजन बताया गया और फिर कुछ वजन निकाल के बता दिया गया और सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। बाद में वैज्ञानिकों ने ही खारिज कर दिया इसको, क्योंकि झूठ बोला ही नहीं जा सकता। लैब टेस्टिंग हो रही है उसकी, एक जगह होगी तो 50 जगह और होगी। उस एक ने अगर कुछ कहा, गलत कह दिया, तो 50 जगह होगी, वहां पे तो सही निकलेगा, फिर वो कहाँ पे जाएगा? तो इस तरीके से गलत कहा ही नहीं जा सकता है। गलत सिर्फ आत्माओं के लिए कहा जा सकता है कि आत्मा रात को दिखती है, वहां पे बीड़ी पी रही थी, खेत में ट्रैक्टर के ऊपर बैठी थी, वहां पे बैठी थी। तो इनका क्या लैब टेस्ट करोगे आप? वो तो झूठ बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। लेकिन अगर किसी चीज को लैब में ले जाके उसका टेस्ट किया जा रहा है, फिर आप सोचिए वो झूठ कैसे बोलेगा। तो आत्मा का विज्ञान तब तक ठीक था जब तक सवाल नहीं उठाए गए, लेकिन जिस दिन सवाल उठे इनके ऊपर, खारिज कर दिया गया। इस डेफिनेशन को ही खारिज कर दिया गया। आगे पढ़ेंगे इनको, लेकिन अभी समझ रहे हैं। और आत्मा का विज्ञान बताने में जिनका हाथ था वो अरस्तु एक तो थे। एक तो उनका नाम था अरस्तु, एक थे प्लेटो, और भी काफी थे लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। और एक थे डेकार्ट। डेकार्टे भी कहा जाता है और डेकार्ट भी कहा जाता है, डेकार्त भी कहा जाता है। ये सब एक ही है। तो ये 16वीं शताब्दी के अंदर चल रहा था। शुरुआत में मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में पढ़ा जाने लगा। 17वीं शताब्दी में आते हैं तो मन की बात होने लगी कि नहीं, ये तो मन का विज्ञान है, मन को समझना ही आत्मा को। और मन को एक और कह सकते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क, ठीक है, कि मन का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है। और यहाँ पे जो कहा, इटली के थे पोम्पोनोजी ने। इटली के थे पोम्पोनोजी। क्या नाम था उनका? पोम्पोनोजी। और वो इटली के थे, ठीक है। उन्होंने मन के विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन करना शुरू किया। ये भी डेफिनेशन चली, फेल हो जाती है ये भी। फिर आगे आती है 200 सालों बाद इसको फेल किया गया मन को। देखो सब्जेक्ट का नाम ही मन का विज्ञान रख दिया गया कि मन का विज्ञान का अध्ययन। तो इसको कोई खारिज ही नहीं कर पा रहा था। मतलब खारिज किया कोई साल का, ठीक है चल रहा है जो। लेकिन बाद में आगे चल कर आलोचना की गई, इतनी खतरनाक आलोचना हुई कि एक झटके में फेल कर दिया गया सारा काम। उसके बाद हमारा अगला है वो है चेतना के विज्ञान के रूप में इसको देखा गया। बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो उसमें चेतना का नाम आता है, जिक्र आता है, आपने देखा होगा। तो उसमें देखना शरीर के साथ चेतना खत्म चली जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने उस बौद्ध धर्म का संबंध यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म बाद में आया, पहले ये चीजें हैं, समझना है यहाँ पे। सॉरी, बौद्ध धर्म पहले आ गया था, चेतना का ये कॉन्सेप्ट बाद में आया है। इस चीज को समझना है यहाँ पे, चेतना को। बौद्ध धर्म में शरीर के समाप्त होने के साथ ही चीजें समाप्त खत्म हो जाती है, आत्मा सब खत्म। वो चेतना तब तक है जब तक शरीर है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन को वही रखा गया कि जब तक बंदा होश में है, जब तक बोल पा रहा है, सोच पा रहा है, सुन पा रहा है, तब तक वो चेतना में है।
अगर वो बेहोश है तो वो चेतना में नहीं है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कही गई। और इसको कहा किसने गया है, कहा किसके द्वारा गया है? विलियम वुंड और विलियम जेम्स। विलियम वुंड और ये है। तो जब भी पोम्पोनो जी और इसके साथ के समर्थक आए तब मन के मस्तिष्क की बात हो रही होगी। जब विलियम वुंट और विलियम जेम्स और इनके साथ वाले आए तो चेतना की बात हो रही होगी। जब अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट जैसे दार्शनिक आए तो इनकी बात हो रही होगी। तो ये अपने आप में सब वैज्ञानिक तो है, लेकिन कोई दार्शनिक है, कोई वैज्ञानिक है, और इस सब मनोविज्ञान को विज्ञान बनाने पे तुले हुए थे, लेकिन नहीं बना पा रहे थे। इसको भी फेल होना पड़ा, इसको भी फेल होना पड़ा। आगे आए वर्तमान में, जो हम बात करेंगे, आज की बात करेंगे 2026 के अंदर, और 2026 में जो है 20वीं सदी चल रही है, और 20वीं सदी में वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जा रहा है। और जेबी वॉटसन और स्किनर ने इसको व्यवहार का विज्ञान कहा है। स्किनर, जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन, और इन्होंने मन के विज्ञान को विज्ञान कहा है। और वर्तमान में आज इसका किस तरह कर किया जा रहा है? व्यवहार के विज्ञान के रूप में, व्यवहार का विज्ञान। और इसको खारिज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दिख रहा है, आपका व्यवहार दिख रहा है। किसी पे गुस्सा कर रहे हो तो आपको दिख रहा है, किसी पे आपको दया आ रही है तो आपके चेहरे से दिख रहा है, किसी पे आप हंस रहे हो तो दिख रहा है, रो रहे हो तो दिख रहा है। आप खुद जो महसूस कर रहे हो वो कुछ चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ दिख रही है। और जो चीज़ें दिख रही है आप समझ सकते हो, उसका लैब टेस्टिंग की जा सकती है। तो इसको अभी तक खारिज नहीं कर सके हैं, यही कारण है। बाकी तीनों को खारिज किया जा चुका है। आत्मा नहीं दिखती है, विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता है सब्जेक्ट को। मन, मस्तिष्क, मस्तिष्क तो दिख रहा है हमारा, लेकिन चल या हम सोच रहे हैं जो दिख रहा है क्या? नहीं। चेतना, इसको भी खारिज होना पड़ा। इसमें कहा कि 10% ही है जो जिसको हम देख समझ पा रहे हैं, बाकी 90% तो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, 90% तो हमारी याददाश्त है। अब मतलब एक विज्ञान बनाने के लिए आपको एक ऐसा सब्जेक्ट तो चाहिए जिसमें कम से कम 60% तो रियल हो, चीज़ें सामने हो। 10% लेके आए और विज्ञान बनाने चले तो कैसे विज्ञान बनाई जा सकती है? नहीं बनाया गया। तो एक सब्जेक्ट को विज्ञान बनाने के ऊपर तुले हुए थे, दर्शन से अलग हुआ और फिर विज्ञान, लेकिन आगे चलकर इसका अध्ययन शुरू हो गया वर्तमान में विज्ञान के रूप में। एक बार उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हमारा आखिरी पॉइंट है आज का, और फिर ये ब्लूप्रिंट हमारी तैयार हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, समझना, और 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको तो आपको समझना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी भी विषय का अध्ययन किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? किसी भी विषय का अध्ययन किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? शिक्षक क्यों पढ़ते हैं मनोविज्ञान? ठीक है, बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षक मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं? तो लिखना हेडिंग यहाँ पे, शिक्षक मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं? आंसर देने की कोशिश करते हैं बालक को समझने में, बालक को